जी जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही है। पेज नंबर 457 निकाल के ना क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़ना शुरू करें। पेज नंबर 457 इधर पे चला इस तो पिछला बंद करो नीचे पढ़ाई नीचे क्या था ना पढ़ाई नीचे करके याद ऊपर आता नीचे है नहीं लास्ट में बैठा ठीक है वैसे तो नीचे करके जा रहा है सुन पे पिछला बंद कर देंगे इधर ही चला ये 31 जनवरी 2019 जर्नल स्टार्ट करते हैं प्लीज। On 1st January 19, Jannat Limited issued 1.6 million debentures of rupees 100 each at a premium of 10 each. कितने वाला कितने पे इशू हुआ? Transaction cost associated with the issue of these debentures was 5.5 per debenture. एक नजर रिवाइज करना जरा कल जो बात हो रही थी डिबेंचर्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी इशू करने पर अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो उसका क्या करते हैं तो पढ़ने जरा इसके पेजेस में किताब भर रही है What is the double entry of issuing debentures? Debit debentures credit. What is the double entry of transaction cost? हाँ जी मैं मोटाइज कॉस्ट के पढ़ा अभी मोटाइज कॉस्ट के पढ़ा दूसरा रोल पढ़ना What is the double entry of issuing of what is the double entry of transaction cost for issuing financial liability? Debenture debit. So net of what? ये पेज नंबर कौन सा है फ्लोट चार्ट एक देखा था नहीं ये जो डिबेंचर वाला लेफ्ट साइड पड़े थे ये वाला फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला हाँ ये पेज सामने रखेगा मतलब एक उंगली रख लो उस पे इस पे coupon rate was is 16% per annum payable annually on 31st December. Kushti Limited purchased 0.32 million of these debentures on 1st January 19. और उसके लिए क्या नहीं डिस्पोजल खाने उसने इशू किए उसने परचेज किया डिस्पोजल नहीं है उसने इशू किए खुशी के लिए फाइनेंशियल एसेट है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स डेट इंस्ट्रूमेंट on 1st January 19 the approximate effective rates were 15% and 14% per annum for JL and KL respectively. As on 31st December 2019, the debentures were quoted on Pakistan Stock Exchange at the rate of 112 each. Debentures की value. Next line underline करना. Debentures are subsequently measured at amortized cost by JL and fair value through profit and loss by KL. JL के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी
Yes, sir. Yes. At amortized cost. Yes, sir. Page number 167. 67 या 65 नहीं बोले फ्लो फ्लो चार्ट देना नहीं ये फ्लो चार्ट है यार ये वाला फाइनेंशियल लायबिलिटी का यही है ठीक है और फेयर वैल्यू फॉर प्रॉफिट एंड लॉस बाय केएल केएल के लिए क्या है फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट है तो वो पीछे जाए तो टेबल्स दो पड़े थे 164 पेज पे शायद 164 या 165 ये 164 वाली सॉरी एट फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसे और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस मेथड है तो पेज नंबर 167 अपने जहन में रखना है जेएल के लिए एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और पेज नंबर 164 ये ना अपने जहन में रखना है लास्ट कॉलम फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस वाला केएल के लिए अब जर्नल एंट्रीज आपने करनी दोनों की बुक्स में आज जरा सेरविए में पहले चलिए तो जेएल की बुक्स में एंट्री करता है प्लीज पेज नंबर 167 और केएल की बुक्स में एंट्रीज करते हुए पेज नंबर 164 फिर मुझे याद करवा दूंगा journal entries in the books of JL पेज नंबर है सर ये 457 सर आपकी क्लास 4:15 बजे है जी सर ठीक है बैग तो ले सकते हैं सर स्प्राइट की बोतल भी साथ लेते हैं सर जी सर पहली डेट 1 जनवरी 19 जेएल के एंगल से फाइनेंशियल लायबिलिटी और बेटा खुदा का नाम ले यार मैंने कल क्लास में कहा था 3 बजे क्लास है क्लास तो 3:15 बजे थी 3 बजे कहा था मैंने मैसेज तो 3:15 आया था तो आया होगा नहीं आया हो सकता है 3:15 आया इधर पहले एंट्री करना कैश डेबिट डिबेंचर्स क्रेडिट डिबेंचर्स के साथ फाइनेंशियल लायबिलिटी लिखना जरा थोड़ा सा याद ध्यान नहीं होगा ये कितने से सर अब ये कंसंट्रेट करना फुल जरा ये बात खत्म होने लगी है कितना कैश मिलेगा 1.6 मिलियन 1.6 मिलियन है क्या 1.6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1 टन क्यों है 10 रुपए प्रीमियम पे इशू किए हैं ये इज इक्वल टू 176 Yes.
ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ एक पुरानी चीज सही रिवाइज करनी है। यकीनन अगर ये ऑर्डिनरी शेयर होते तो कैश डेबिट होना था 176 से, और शेयर कैपिटल में नॉमिनल अमाउंट से होता है, और फिर जो प्रीमियम है वो लगा होना। लेकिन ये कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये कोई शेयर नहीं है, ये लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी जो है उतने से ही रिकॉर्ड होगी जितने पे इशू हुई। ठीक है, इसकी कोई सेग्रीगेशन नहीं किसकी होती है। ऑर्डिनरी शेयर्स, जिस तरह हमें बचपन से पता है, ऑर्डिनरी शेयर शेयर कैपिटल जो है नॉमिनल अमाउंट से क्रेडिट होता है, और अगर एक्स्ट्रा हो तो प्रीमियम बनता है। लेकिन इस केस में ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, जितने पे इशू हुई मींस मार्केट वैल्यू पे है, इशू कॉस्ट, इशू प्राइस पे। ठीक है, तो देयर इज नो एज सच सेग्रीगेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, जिस तरह वहां स्टोरी होती थी। तो एट फेयर वैल्यू कह सकते हैं, एट इशू प्राइस पे फेयर वैल्यू कहते हैं। पेज 167 पे देखिएगा क्या वर्ड लिखे हुए शुरू में, एट, हाँ जी, फेयर वैल्यू लिखा है। तो इज दिस फेयर वैल्यू, इज दिस इशू प्राइस ऑफ फेयर वैल्यू? यस सर, मार्केट वैल्यू। अब किस पे इशू करेंगे? मार्केट वैल्यू। तो ये जितनी भी अमाउंट है इसकी कोई ऐसा वो स्टोरी नहीं है जो आपको पहले से पता है, लेकिन वो स्टोरी अभी भी रेलिवेंट है, लेकिन कहाँ रेलिवेंट है? ऑर्डिनरी शेयर मींस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट डेट सेम डेट, आराम से नहीं, मतलब वो बात की बात है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। क्या जेएल ने कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर की है? किसके इशू करने पे? कैसे वर्किंग करें? पर डिबेंचर शायद 1.6 मिलियन, ऐसी है ना, हम मिलियन में वर्किंग कर रहे हैं, इंटू 5.5 रुपीज पर डिबेंचर, 8.8 की एंट्री। if the financial liability is made at amortized cost, then transaction cost net off होनी है, ताकि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इफेक्ट है वो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंस आउट हो सके। अरे यार, यस सर। बटा डेबिट नहीं होना था, प्लीज, इशू आपने की है। अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में वैसे ही क्रेडिट होना था जैसे हमेशा होता है। डेबिट कहाँ से आ गया बीच में? अगर ये शेयर इशू होते हैं डिबेंचर्स की जगह, तो शेयर्स में वही होता है, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड एट नॉमिनल अमाउंट, और उससे अबव अगर है, अगर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है उसकी, तो वो हमें पता है वो प्रीमियम से होना था, वो तो अपने कल रिवाइज भी किए। जी नेक्स्ट डेट से 31 दिसंबर 2019। नहीं, पहले था पेज नंबर 167। अब एक्सपेंस डेबिट होना इफेक्टिव रेट पे या कूपन रेट पे? इफेक्टिव रेट ढूंढे। अब टेबल बन सकता है, लेकिन शायद एक ही साल है, पहला ही साल है। अगर हम चाहें तो शायद इन फिगर्स को देख के ऐसे कर लें वर्किंग। जहन में बनाया था टेबल, जहन में टेबल बनाया, जहनी तौर पर टेबल बनाया। स्टार्टिंग बैलेंस कितना होगा? 176 माइनस 8.8, तो प्लस होता था यार, ये लाइब्रेरी है, सभी लाइब्रेरी नेट ऑफ होगा, और मल्टीप्लाइड बाय कौन सा रेट ढूंढना? दैट इज 15%। और किसके वाला ढूंढना? जेल वाला। इज इक्वल टू 25.08। सोच के सही एंट्री। पेबल, हाँ जी, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट,
इन्वेस्टर की एंट्री बोले, अगर यहाँ आप इन्वेस्टर के एंगल से एंट्री कर रहे होते हैं जिसने डिबेंचर खरीदे, नहीं वो डेफिनेटली अमाउंट डिफरेंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट डेबिट इनकम क्रेडिट उलट करना, एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट अगर लिखना है, एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी मींस डिबेंचर्स पे पेएबल इकट्ठा हो जाएगा। पहले सिर्फ प्रिंसिपल वापस करना था, अब इंटरेस्ट भी देना है एट इफेक्टिव रेट। ठीक है बेटा ऑनलाइन सोर्स। बस को एक बात बता दे, काफी हो जाएगा सब। सेम डेट दोबारा क्यों? नहीं ईयर एंड पे पेबल है भी कि नहीं? पढ़े जरा क्वेश्चन। नहीं लिखा हुआ पेबल एनबी ऑन 31 दिसंबर, पेबल भी तो एनबी है ना, लिखा हो तब भी एनबी पेबल है, लेकिन लिखा हुआ है। अच्छा ये फाइनल करेंगे, नहीं चलो एंट्री तो कर लेते हैं, चलो एंट्री बता दो। डिबेंचर डेबिट कैश क्रेडिट, अब डिबेंचर क्यों डेबिट? इंटरेस्ट पहले उसी में आ गया हुआ, उसी में लायबिलिटी में आ गया। अब जहनी तौर पे जरा कॉलम्स बनाए, डेट हो गई, एक्सपेंस हो गया, पेड आना भी, तो पेड की अमाउंट किस रेट पे किस अमाउंट से करवाएं, फिगर्स ढूंढ के, नहीं फिगर्स ढूंढ के 1.6 यहाँ 100 ही आना है, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल अमाउंट फेस वैल्यू इनटू 16% कूपन रेट। तो पेड और रिसीव्ड है नॉमिनल अमाउंट पे ही आना है। 25 पॉइंट, बल्कि पढ़ ले एक नजर जरा, 25.6 एक नजर पढ़ ले जरा पेज नंबर 167 पे। इंटरेस्ट इज पेड एट, ठीक है सर। ये थोड़ा सा टेबल बना ही लग रहा है जितना कम है जरूरत पड़ेगी। डेट, कॉलम्स के नाम जरा बदले अगर लायबिलिटी इशू की हुई तो, इंटरेस्ट एक्सपेंस एट द रेट ऑफ, नहीं बना लें एक लाइन, इफेक्टिव रेट था 15%, इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 16% एंड बैलेंस। फर्स्ट जनवरी 19 स्टार्टिंग पॉइंट है, पहले देख लें जरा, बनवा दे 170 माइनस 8.8 फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये हो गया 167.2। 31 दिसंबर 19 15% पे लगा, बैलेंस पे लगता है 25.08 और पेड ही होता है, रिसीव्ड और पेड। ये कूपन रेट 1.6 मिलियन अब डिबेंचर्स है, 100 फेस वैल्यू है, तो इनटू कूपन रेट 16%, 25.6 ने एज इट इज रहना है, फेस वैल्यू सेम रहने की वजह से, बाकी बैलेंस बदलता रहेगा, बैलेंस की फॉर्मूला ये 68, तो ये फिर फाइनली क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हो गए।
फीस जमा करवा दी सर? जिन्होंने नहीं करवाई करवानी है सर, इसी तरह करवा देनी है। तो हालात हैं ऐसे कि बंदा फीस जमा करा, फीस जमा करवाने में क्या किसी का भला ही हो जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये खुशी लिमिटेड से, खुशी लिमिटेड के लिए ये क्या है? फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। पेज नंबर 164 आप सामने रखना और लास्ट लाइन पढ़ के बता दें कौन सा कॉलम देखेंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट तो अमोर्टाइज कॉस्ट होता है, लेकिन अगर इररिवोकेबली इलेक्ट कर लिया जाए तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे भी हो सकता है। पेज नंबर 164 लास्ट कॉलम सामने रखना है और जो जो नजर आता है सही करवाना। 1 जनवरी 19 नहीं, पहले उधर बोलने जरा, उधर देखे पहले स्टोरी स्टार्ट में क्या एट फेयर वैल्यू, बस नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पहली एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। सही सोच के फिगर से लिखवाएं। कितने मिलियन डिबेंचर खरीदे इसने? सारे इसने ही नहीं खरीदे, और लोगों ने भी खरीदे होंगे। इसने शायद 0.32 मिलियन बताया था, 0.32 मिलियन इनटू हिम्मत वाले, ठीक है। किसने इशू किए, किसने किन्ने ने खरीदे होंगे? उसने इशू किए, अगर 110 पे तो 110 पे लोगों ने खरीदे होंगे। अच्छा, अगर यहाँ 110 एज इट इज यहाँ ना फाइनल करना जरा, जिसकी इन्वेस्टमेंट है उसने तो प्रीमियम वैसे भी लगा नहीं करना होता, वो चाहे शेयर्स हो या अदरवाइज हो, शेयर्स हो या किसी और में इन्वेस्टमेंट है, इसने कोई प्रीमियम लगा नहीं करना, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट डेबिट होना। वो अगर स्टोरी है भी तो जो इशू कर रहा होता है, लेकिन वो भी कब है? अगर ऑर्डिनरी शेयर इशू कर रहा है। तो वन सेकेंड मेरा ख्याल फेयर वैल्यू बनेगी, अमाउंट बन जाएगी 35.2। ये एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टर नहीं सर, जाने दे, और सर जी है ही नहीं, ये किसकी इंकर हुई हुई है? तो जिसने इशू किया है इसने पे की होगी, जिसने मतलब जिसने इशू किया है उसने किसको ये क्या पे किया होगा? ये प्रोस्पेक्टस टाइप ध्यान रखा था, इसने प्रोस्पेक्टस को इशू अगर किया है ये उसके खर्चे हैं, तो ये प्रोस्पेक्टस के खर्चे क्या इन्वेस्टर से लेगा ये? तो इन्वेस्टर की अपनी कोई हो सकती है वैसे, अगर उसने कोई ब्रोकरेज कमीशन वगैरह दिया है तो उसकी अपनी हो सकती है। अगर इन्वेस्टर की अपनी होगी तो वो अपनी रिकॉर्ड करेगा, अगर उसकी है तो वो अपनी रिकॉर्ड करेगा। क्या उसकी इश्योरेंस कॉस्ट इसकी परचेज कॉस्ट है, तो ये अलग अलग है। इसने भी अगर दिया तो उसको नहीं दिया, ये देगा तो अब कोई ब्रोकर वगैरह को देगा, ठीक है। तो नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ हुज इन्वेस्टर कोई गिवन इंफॉर्मेशन। तो 5.5 क्या था? आगे चलो, 31 दिसंबर 19, दोबारा जाए पेज 164 लास्ट कॉलम, हिम्मत सही। हाँ जी, यहाँ इफेक्टिव रेट की स्टोरी नहीं है, एंट्री बोले इन्वेस्टमेंट डेबिट इनकम क्रेडिट। सोचे करवाएं, सोच के करवाएं।
कूपन रेट की बेस पे किससे मल्टीप्लाई होना है कूपन? नॉमिनल वैल्यू लिखा हुआ 164 पे अप्लाई हो रहा है। क्या इस कूपन रेट को नॉमिनल वैल्यू की बेस पे मिलना है सर? देख ले, लेकिन कितने डिबेंचर है इसके पास? इंटू 100 इंटू 16%। ये कूपन रेट किससे मल्टीप्लाई होना है? वो इफेक्टिव रेट तो इधर रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो 0.32 इंटू 110 क्यों नहीं हुआ? नॉमिनल वैल्यू से ही कूपन रेट में मल्टीप्लाई होना। 5.12 ये प्लीज ओके प्लीज। 16% इसका, वो तो उसका है यार। कौन देगा, किसको देगा? उसका इंटरेस्ट, इसका, उसकी तो अमाउंट डिफरेंट है यार एक्सपेंस की। देखें उसने सबको देना है, ये इसमें से इसका हिस्सा। उसके 1.6 मिलियन डिबेंचर्स का एक्सपेंस है, जिस इन्वेस्टर की हमें इंफॉर्मेशन दी उसके पास सिर्फ 0.32 मिलियन। लेकिन इसी डेट पे अब दूसरी एक एंट्री भी होनी चाहिए, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अच्छा इस केस में ना ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस वाली है, क्योंकि इफेक्टिव रेट है ही नहीं, इसलिए एंट्री शायद अगर नेट भी कर ली जाए फेयर है, क्योंकि शायद नेट इफेक्ट इसका सेम ही आता है। लेकिन अब मेरे ख्याल रहने दे, लेकिन मतलब बहरहाल, लेकिन ये सिर्फ फेयर वैल्यू तो प्रॉफिट लॉस में हो सकता है, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू पे इनकम बननी है और नॉमिनल वैल्यू पे ही रिसीव होना है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है, लेकिन मैंने इसलिए बता दी कि शायद कहीं नजर पड़े, नेट इफेक्ट बहरहाल सही है। लेकिन एक काम यहाँ होना चाहिए जो वहां नहीं हुआ, इससे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस मेथड रखा हुआ है। दोबारा पेज 164 देखें, अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी, कैरिंग अमाउंट बता 35.2, ठीक है वही है। फेयर वैल्यू बता, कैलकुलेट कर। 0.32 इंटू 120 112 अच्छा 112 फेयर वैल्यू 112 फेयर वैल्यू बनेगी नहीं, मतलब फेयर वैल्यू 35.84 0.6 is gain। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस। ये ठीक हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा मोहम्मद था। जेल वाला छोटा सा, ये लेवल माशाल्लाह आ गया, जेल जैसे सवाल ही छोटे लगने शुरू हो गए। किए जो नहीं, पेज नंबर 173 निकालना। जो एक दो लोग कर रहे हैं फटाफट 173 पेज निकालने, बाकी तो सोच रहे हम कहाँ आ गए हैं, ये कहाँ है दुनिया, इधर आ गए, चल निकले कहीं थे, पहुंच कहीं गए। 173 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, पेज नंबर रिपीट करना रहा 2-3 दफा, एक दो दफा और बोल रही है। पढ़े सर
On 1st January 11, Ahmed Limited has the following capital and ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ नहीं प्लीज पेज का बता दो बेटा, सब साथ ही होंगे बाकी। शेयर कैपिटल ₹10 ordinary shares, share premium, retained earnings. 1st January 11 लिखा हुआ has the following share capital. During 11 the following transactions took place. 1st January, an issue of 100,000 8% ₹1 redeemable preference share at a premium of 60%. Issue costs are 2237. Redemption is at 100% premium. On 31st December 15, the effective rate of interest is 9.5. The financial liability is designated as page 167 निकालना। यकीनन दो ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन तो अभी हमने पढ़ी भी नहीं है। कौन कौन से दो ऑप्शन है? एटमोटाइज कॉस्ट है और दो ही है वहाँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो वो तो हमने पढ़ी नहीं दूसरी वाली, तो जो पढ़ी उस पर वापस आ जाए। अगर फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस ना हो तो फिर अमोर्टाइज कॉस्ट ही होता है। तो किस पे डेजिग्नेट नहीं किया इसे, तो फिर इसे किस पे रखा गया होगा? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये है वैसे क्या इशू ऑफ, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटी है? इशू हुई भी है, तो क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है? ऑब्लिगेशन टू पे है सर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नॉन करंट लायबिलिटी है, तो अमोर्टाइज कॉस्ट। 31st January, an issue of 30,000 ordinary share at price of 13 per share. ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, 10 वाला 13 पे, इसमें आएगा प्रीमियम वाला। तो इशू कॉस्ट इसमें 20,000 है। हाँ जी, ये इशू कॉस्ट आपने कल भी पढ़ा होगा, मैंने कुछ पेजेस आपको किए हैं। तो ये फिर इशू कॉस्ट शेयर प्रीमियम, लेकिन अगर शेयर प्रीमियम ना हो लिखना जरा, डिडक्ट फ्रॉम June 1 for 4 bonus issue. First utilizing share premium, शायद ना भी होता तो ऐसे करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अकाउंटिंग फॉर द अबव, ऊपर वाली चीजों का इफेक्ट लिए बगैर प्रॉफिट फॉर द ईयर है 508,500। इट मींस अगर ऊपर वाली चीजों से कोई प्रॉफिट का इफेक्ट हुआ तो ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन करवाने की वजह है ये आखिरी लाइन, वरना तो शायद ये आप खुद भी कर सकते हैं। The dividend paid on redeemable preference shares for the year have been charged to retained earnings. The dividend paid on redeemable preference shares for the year has been charged to, धोखा खा गए हैं सर, धोखा खा गए हैं, हाँ धोखा खा गए हैं। पेड टिक लगा अंदर, पेड फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं, अभी भी धोखा खा गए, आराम आराम से, यही धोखा है सबसे बड़ा। ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है सर, पेज 167। क्या इसने अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे रिकॉर्ड होना? अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे कैसे रिकॉर्ड होना, नीचे आ जाएगा। इनिशियली इसे मेजर करना फेयर वैल्यू पे, अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई तो उसने नेट ऑफ होना है। एंट्रीज बोलना शुरू करें, पहली एंट्री कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट, इशू कॉस्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। अगली लाइन पढ़ें, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ने यकीनन प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है,
लेकिन इफेक्टिव रेट एक्सपेंस एंट्री बोलो एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट एट इफेक्टिव रेट। अगली लाइन पढ़े जी। नहीं नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऊपर है, पेड वाला कुछ नहीं लिखा हुआ, पेड वाली लाइन अगर नहीं लिखी हुई लिखना, पेड किस रेट पे होना, कूपन रेट पे लिखना है भाई टेबल में। पेमेंट इज एट कूपन रेट, ये कूपन है कूपन ऐसे कूपन नहीं, जरा अच्छा लग रहा है ना इससे, जरा मुंह टेढ़ा करके थोड़ा हो रहा। पेमेंट इज एट डैश डेट, ठीक है मतलब एंट्री बोलना इसको, कैश क्रेडिट फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो ये सभी पेड है, इसे रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट कर दिया गया है, हालांकि इसके अगेंस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी ने डेबिट होना, इसके अगेंस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी ने, ये एक्सपेंस नहीं है, यकीनन एक्सपेंस ने प्रॉफिट लॉस में जाना, लेकिन ये डेबिट ने पेड है। ऊपर ध्यान रख क्या इफेक्टिव रेट और कूपन रेट में फर्क है, तो इफेक्टिव रेट की बेस पे इंटरेस्ट ने यकीनन प्रॉफिट लॉस में जाना, लेकिन इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट पेड ही है, इससे फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट होना था, रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट किया हुआ है, ये पेड है, इसमें पेड जरा हाईलाइट करें, तो ठीक है वो आपकी बात ठीक है, तकरीबन आप सही पहुंच गए, लेकिन यहाँ जो नई स्टोरी चल रही है उसकी बेस पे इफेक्टिव रेट वाला इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस में और कूपन रेट वाला फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी में डेबिट होना। चले बहरहाल भी अगली बात दोबारा बात कर लेते हैं। अच्छा लेकिन एक आखिरी बात इस लाइन में, क्या पेमेंट की वजह से एंट्री हुई है? एंट्री हुई भी है, लेकिन रेक्टिफाई कर रहे हैं, ये वाली एंट्री हो गई है लेकिन गलत हो गई, ओके चलिए जी एंट्रीज कर रहे हैं, स्पीड अप हो रहा है, हमारे पास आधा घंटा मैक्सिमम इसके जाएगा। ले लेते हैं जैसे आप हुक्म करें, लेकिन एक और धोखा खा गए, तो मत धोखे हो गए सर आज, ले लेते हैं जैसा आप हुक्म करें। जी जी वो बेटा कर लेते हैं, वो इशू नहीं है, लेकिन पहले स्टोरी को बस समझना इंपॉर्टेंट था, बाकी अब हाथ रुकना जी चाहिए सर डबल एंट्रीज करते हुए। ऊपर ना मैं ओपनिंग बैलेंसेस दी है, मैं तो एंट्री सारी बनेंगी, देख लें ओपनिंग दी है तो ड्यूरिंग दी है एंट्रीज है, तो सबसे पहले बताएं क्या किस डेट पे करेंगे, 1 जनवरी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है? 1 जनवरी 11, ये आवाज बेटा मेरा ख्याल ठीक है, अगर किसी का स्पेसिफिक इशू आ रहा है तो आप रीज्वाइन करके देख लें, आवाज ठीक है मेरा ख्याल जी, जज़ाकल्लाह सर जज़ाकल्लाह जी सर जी। कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, यहाँ तक तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी के साथ वर्ड्स भी लिखना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो इक्विटी है, हाँ जी रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटी ही है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, और नॉर्मली स्पीकिंग नॉन करंट लायबिलिटी है। वर्किंग अभी हुई है थोड़ी देर पहले, सही बतानी है, कितने डिबेंचर्स सॉरी कितने प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए? 1 लाख रुपीस के, लेकिन एक प्रेफरेंस शेयर भी 1 रुपए का ही है, तो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स भी क्यों है, लेकिन एक प्रेफरेंस शेयर्स 1 रुपए वाला इशू कितने पे हुआ है? 60% प्रीमियम पे हुआ है, बताना चाहिए आप लोग 1.6,
1.6 कहाँ से आ गया? 1 वाला 60%, तो 60% प्रीमियम, 0.6 प्रीमियम, 1 into 0.6 डन है। 1.6 160,000। ये ओके नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इसका ज़्यादा नहीं करना प्रीमियम में बीच में, सिर्फ कब करना है? ऑर्डिनरी शेयर्स में करना है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑर्डिनरी शेयर्स जी 1 जनवरी 11 सोच के पढ़े आराम से बीच में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। ये तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, मोर्टाइज कॉस्ट मेथड है। क्या चीज किससे नेट हो जाएगी? 223 सर। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 19 सॉरी 11 मैंने कहा इस कॉन्फिडेंस से 19 कहा जा रहा है, शायद 19 ही हो। 31 दिसंबर 11 पे रुकने की पहली वजह, हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट वाली एंट्री पहले हो नहीं गई और पेड वाली हुई भी है, उसको रेक्टिफाई करना है जी। देख ले बाकी, अगर बाकी करने हैं या एक काम पहले मुकाना, शायद इतना कोई इशू नहीं है। अरे इसी को कंप्लीट कर लो, यकीनन बाकी काम भी हैं, एक एक करके कंप्लीट करना। एक दफा फाइनली मेरे ख्याल है थोड़ी सी स्पेस रखना, पेज छोड़ दें, नीचे और भी एंट्रीज हैं। टेबल बनवा देगा। टेबल क्यों बना रहा हूँ? नहीं मतलब कौन सा मेथड है, कोई रीजन है सर? कौन सा मेथड है? अब डिविडेंड वर्ड है, लेकिन डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इंटरेस्ट की तरह है, तो डिविडेंड एक्सपेंस लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ही है ये। प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो डिविडेंड वर्ड लग भी जाए तो एक्सपेंस ही है, इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट बताएंगे, डिविडेंड पेड, बस ये बहस समेट लें सर कि कौन सा रेट किससे लगना है। 1 जनवरी 11 बैलेंस के कॉलम में क्या आना? 160 2237 157763 157763 31 दिसंबर 11। सॉरी ये सोलह तो ये आपको करना चाहिए था, लेकिन जरा टाइम इतना लिमिटेड है, इसलिए मैं मेरे साथ ही कर लें फिर। वैसे तो मुझे आपको चांस देना चाहिए, लेकिन दे देते हैं चांस। पकड़े कैलकुलेटर। वन 4987 किससे रेट लगाया? पेड किस पे आना है? वर्किंग लिखने ऊपर 1 लाख इंटू 8%। 1 लाख तो प्रेफरेंस शेयर्स है, इंटू 1 हो रहा है, इंटू 1 हो रहा है 8000 164 750 750 ठीक है। अच्छा डेफिनेटली क्वेश्चन में हम बस यही रिक्वायर्ड है, लेकिन एक बीच में सेंटेंस और है, रिडम्पशन इज एट 100% प्रीमियम। तो जरा टेबल पूरा करना था, जल्दी से हो जाए, 4 साल और हैं। मेरे से आगे चले आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शायद इतना सफिशिएंट है।
15 तक जाए। रिडम्पशन इज एट 100% प्रीमियम। रिडम्पशन किसे कहते हैं? तो क्या इनिशियल अमाउंट और रिडम्पशन अमाउंट में फर्क है? तो आपका जहन कुछ कहता है कि कितने रुपए वापस करने? 100% प्रीमियम। प्रीमियम नॉमिनल अमाउंट से ऊपर ही होता है, तो लाख के बदले 2 लाख देना है। लिया कितना है? प्रीमियम लेकिन वहीं से आएगा, लाख से 2 लाख डबल होगा। 160 से डबल करें एट 100% प्रीमियम का मतलब नॉमिनल वैल्यू से जितना ऊपर है तो डबल होगा 100% प्रीमियम। 160 का डबल या प्रीमियम ऑफ 100% मींस नॉमिनल अमाउंट से 100%, तो 2 लाख होगा। तो बैलेंस इनटू करते जाएंगे। वन 5651 कहते ना पहले पूरा। और नौजवान जज्बाती हो गए हुए हैं, बोर्ड पे फिगर आ गई हैं। 8000 तो पूरा हो गया 4 दफा। नहीं लिख लो आप लोग लिख लो, जो लोग कर रहे हैं बहुत आप तो करें। एक रुपया कम है, जिसका एक कम है वो एक निकाल ले, जिसका 2 कम आ रहे हो 2 निकाल ले। जी ओके सर, क्या लिखूं सर? वो जो आ रहा है बताइएगा। नहीं ये बस क्लियर कर ले 100% प्रीमियम का मतलब क्या था? नॉमिनल वैल्यू से ऊपर, नॉमिनल वैल्यू से ऊपर, नॉमिनल वैल्यू का 100%। तो यकीनन इशू किया है लेकिन वापसी करनी है। हाँ जी 60% प्रीमियम पे, 60% प्रीमियम पे इशू किया, वापसी करनी है 100% प्रीमियम पे। इट मींस सारा टेबल जरूरी नहीं है, 100% नहीं 100% प्रीमियम में फाइनल करना था। नहीं मेरा तो वैसा आ रहा है लेकिन चलो। और सर आपका भी 2 लाख आ रहा है सर, खुदा का नाम नहीं, अगर यही बहस रहेगी इसको रहने दे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइएगा काइंडली आवाज अब ठीक है? ये टेबल बन गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का टेबल बन गया हुआ है, टेबल फाइनल है। आप इस तरह के लिए जरा ये मुझे 14987 और 8000 के पहले वो एंट्रीज बता दें जो होनी है, वो छोड़ दें जो हुई करना है वो अलग इशू है। होनी क्या चाहिए थी? नहीं ये वाला 14 वाला
फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, और फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। तो ये जो एक्सपेंस वाली एंट्री है ये अभी शायद हमने पहली दफा करनी है। पेड वाली एंट्री है जो गलत हुई भी है उसको ठीक करना है। तो 14987 की एंट्री लिखें। फाइनेंस कॉस्ट है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी वर्ड लगाया जा सकता है। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी मींस redeemable preference shares as a financial liability credit. One four 14987 जी बिल्कुल ठीक है सर। अब जो दूसरी एंट्री है वो रेक्टिफाइंग इसलिए है क्योंकि उसने पेमेंट वाली एंट्री ऑलरेडी की हुई है। तो एक दफा ये लाइन पढ़ के मुझे बता दें पेमेंट वाली एंट्री पहले हुई क्या है। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैश क्रेडिट पेमेंट वाली एंट्री है, हालांकि होनी क्या चाहिए थी। इसके नीचे लिख लें कि आप रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हैं। क्या redeemable preference shares debit, redeemable preference shares debit, retained earnings credit, कितने से पेमेंट की अमाउंट 8000 बेस्ड ऑन नॉमिनल वैल्यू। जी नेक्स्ट आ गया जी ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी अब शेयर से रिलेटेड पुरानी एंट्रीज हैं, सही फाइनल करें। 31 मार्च लिखा डेट, 31 मार्च 11 ये बना लें एंट्री। इशू शेयर्स इशू कॉस्ट छोड़ दें, बाकी एंट्री फाइनल करें। कैश डेबिट होगा 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट द रेट ऑफ 13, ये हो जाएगा 2,70,000 3,90,000 जी। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग्स में चार्ज होगा था जो डिविडेंड पेड था। शेयर कैपिटल क्रेडिट एट नॉमिनल वैल्यू, at a nominal value means 3 lakh and 90,000 means share premium credit 90,000। ये अब इशू कॉस्ट है और शेयर प्रीमियम है वैसे नहीं है कितना, जरा ऊपर से लिंक करें जरा। 270 2 लाख पहले भी था, 290 है और इशू कॉस्ट 20,000 है, मतलब सिर्फ ये 90 नहीं है, ओपनिंग 2 लाख भी है। तो शेयर प्रीमियम कैश क्रेडिट बाय 20,000। नेक्स्ट डेट 30 जून ठीक है, नहीं 30 जून भी होगा, देख लो। इसमें तो नहीं कोई डिविडेंड एक्रू कर देना सर, डिक्लेयर होगा तो करेंगे ना। डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो रिसीवेबल होगा, सॉरी पेएबल होगा। ये शेयर कैपिटल की स्टोरी वही है सर जो बचपन से आपको पता है, उसमें कोई चेंज हमने नहीं किया। फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी बस पढ़ा हमने। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का ट्रीटमेंट वही है जो आपको पहले पता। बोनस शेयर्स की एंट्री है, हाँ जी। डिविडेंड डेबिट है, शेयर कैपिटल क्रेडिट है, बस आपने शेयर प्रीमियम देखना है कितना। हाँ जी इसकी वर्किंग करवा दें, पहले इसकी वर्किंग करा दें। 1 for 4 तरीका रिवाइज करना जरा। 1 for 4, हाँ जी 4 के बदले 1 का तरीका बता दें कैसे करें। अब आपने देखना ये कि इस डेट तक
कितने शेयर्स हो गए होते? हाँ जी, शेयर कैपिटल ढूंढना है आपने। 10 लाख पहले था, 10 लाख पहले है, 10 लाख पहले है, 10 लाख पहले है, 3 लाख और आ गया है। पहले शेयर कैपिटल इकट्ठा कर लें 13 लाख। अच्छा, इसमें आप जो परेशान हो रहे हैं, इसमें परेशान होने वाली वैसे वजह नहीं है, मैं वैसे ही करने लगा हूं जैसे आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन यहाँ वो जरूरी नहीं होता। क्यों नहीं होता, सुने गौर से। यकीनन ये शेयर कैपिटल की अमाउंट है, डिवाइड बाय 10 है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, ना लिखें, इधर परेशानी बनती नहीं थी वैसे, इतने बड़े हो गए हैं आप। ये 130 हो गया, सॉरी 130,000 शेयर हो गए, इंटू 1/4 है, ये हो गए, बताइए कितने शेयर? 30 to 500 बोनस शेयर, और बोनस शेयर से फिर जरूर 10 ही होना है, तो यहाँ ये जरूरी नहीं होता। यहाँ 13 लाख इंटू 1/4 भी हो सकता है, आपके जहन में यकीनन आया है, लेकिन वो राइट शेयर्स के केस में करना पड़ता है जब प्रीमियम भी हो। अगर प्रीमियम हो तो डेफिनेटली फिर वो पहले डिवाइड बाय 10 होके शेयर्स आएंगे, और बाद में फिर नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम अलग होना है। लेकिन बोनस शेयर्स की एंट्री हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही होती है, तो यकीनन शेयर्स भी निकाल के इंटू 10 किया जा सकता है, लेकिन शायद यहाँ डिवाइड बाय 10 की इतनी जरूरत नहीं थी। नहीं वो सही है, आपके दिन में मुझे पता वही आया सब, ईपीएस छोड़ो, और भी बचपन में करते रहे, चेंजेस इनिक्विटी बनाते हैं, लेकिन आपके जो जहन में आया है वहां भी ऐसे ही करते थे। हाँ, वहाँ ईपीएस में तो खैर वैसे ही शेयर्स निकाल रहे होते थे, वो तो शेयर्स है, नहीं वो तो शेयर्स है, वो तो करनी ही डिवाइड बाय 10। शेयर्स के लिए तो हमें डिवाइड बाय 10 करनी ही है, लेकिन यहाँ हमें नॉमिनल अमाउंट चाहिए। बोनस शेयर्स की एंट्री क्या है, किस अमाउंट पे है? डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट एट नॉमिनल वैल्यू, इसमें कोई प्रीमियम वगैरह तो नहीं आना, ठीक है जी। फिगर फाइनल बता दो, 325,000,000 डबल एंट्री, लेकिन यहाँ फिर डिविडेंड अब स्पेसिफाई करना पड़ना जरा, प्रीमियम ज्यादा कम है, और से देखें फिगर्स, ठीक है लिख लेते हैं डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन ये सारा का सारा डिविडेंड शेयर प्रीमियम से नेट नहीं हो सकेगा। उसने कहा तो है यूटिलाइजिंग शेयर प्रीमियम, लेकिन कितना यूटिलाइज हो सकता है, तो इसका एक ब्रेकअप बना लें कि शेयर प्रीमियम से कितना, शेयर प्रीमियम ढूंढने की कितना रह गया, 290 था, 20 डेबिट हो गया हुआ, करने चाहिए वर्किंग। तो 70 समझ आ गया सबको, कैसे है, कैसे है? 2 लाख प्लस 90 माइनस 20, 2 लाख ओपनिंग था, 90 फर्दर प्रीमियम आया था, आ गया हुआ था, माइनस 20 हो गया था इशू कॉस्ट की वजह से, तो 270 पहले यूज होगा, बाकी फिर बैलेंसिंग फिगर 55 आ जाएगी जो रिटेन अर्निंग्स में आएगी। नहीं 270 जीरो हो जाएगा, बी रिक्वायरमेंट पढ़ के शुरू कर दे, वाइंड अप कर लें, बच के अल्लाह का छोटा टाइम। स्टेटस एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं आपने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, कंपनी नेम कोई अहमद लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, एज ऑन 31 दिसंबर, ये 19 कहाँ से आ गया सर इतना, कहीं 19 आपकी ईयर ऑफ बर्थ तो नहीं है सर? 1809 तो खास 19 सर इशू, चलने लगता है पर्सनल बात जी सर जी, मत नहीं, नॉन करंट एसेट करंट एसेट
सीधा इक्विटी पे रुके सर। शेयर कैपिटल की फाइनल फिगर आपने मुझे बतानी है सोच के, जल्दी भी कोई नहीं है। हाँ जी 16-25 कैसे 10 लाख एंट्रीज देखनी है, साथ आपने ओपनिंग गिवन है, जमा 3 लाख, जमा 3,25,000, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बोनस शेयर्स, शेयर कैपिटल प्लस प्लस हो रहा 2 दफा, 16-25 जी सर, नॉमिनल वैल्यू आएगी। शेयर प्रीमियम जाने दे, इतना सारा पड़ा यार, और इतना सारा था। वर्किंग लिख लें 2 लाख, जमा 90 -20 -270 हो गया जब आपने डिविडेंड वाली एंट्री की है, 0। रिटेन्ड अर्निंग सोच के करो, तो हैं कुछ इश्यूज, करना चाहिए आपको सुबह। जी सर, डर रहे हैं। हाँ जी ऐसे ही होगा, कर रहे कोशिश तो करें, क्या होगा। अपनी एडजस्टमेंट ढूंढनी है आपने, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि ओपनिंग है ये। हाँ जी 5670 ये कर ली कोशिश, कर ले 1 मिनट लगा ला, ऑनलाइन में उसका आंसर चाहिए सर। नहीं बड़ा हमारा रखना, दोबारा कोशिश करें, कहीं छोटी सी मिस्टेक की हमने। ओपनिंग से क्लोजिंग बनाना है सर। बहुत पुअर पार्टिसिपेशन ऑनलाइन स्टूडेंट्स से, बोर्ड पे आएगा देख के लिख लेंगे, इतनी जल्दी क्या 5670 ओपनिंग है, ओपनिंग है, प्लस 508 500 माइनस 14987, ये कहां से आ गए? नहीं 508 500 फाइनेंस कॉस्ट, एक्सपेंस डेबिट होने से फिर प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा ना, तो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये विदाउट अबव एडजस्टमेंट्स है। प्रॉफिट क्यों जमा कर रहा हूँ, ये तो पहले ही होगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, ये ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स है, और फिर एक मिस्टेक थी रिटेन्ड अर्निंग्स में, +8 क्यों हो रहा है, ये तो माइनस होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए, ये ना हो, ये होना भी नहीं चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए था। एंट्री देखें जरा, ये पेमेंट जो थी रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट हुई थी, हालांकि इसे डेबिट होना ही नहीं चाहिए था वहां से, इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट होनी चाहिए थी, तो मैं ख्याल यही एडजस्टमेंट्स है। एक और है सॉरी, एक और है बोनस शेयर्स वाली 55 या 325, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल कर लें। आप लोगों ने जो 5623 300 वगैरह भेजा, मुझे लग रहा है ये इसमें आपने प्रॉफिट मिस किया, लोगों की मिस्टेक्स ही काइंडली ठीक होगी। असल में ये नहीं है कि क्लोजिंग अवेलेबल है और उस क्लोजिंग को ठीक कर रहे हैं आप, ओपनिंग है और कुछ मिस्टेक भी है और प्रॉफिट भी है, ओपनिंग से क्लोजिंग आना, ठीक है।
तो ओपनिंग प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस इंटरेस्ट, एक रिकॉर्ड नहीं था, अब एडजस्टमेंट के बगैर था, पेमेंट गलत रिकॉर्ड हुई थी, और ये बोनस शेयर है। आंसर फाइनली 6116812 ये आपकी असाइनमेंट है कि 1 है 3 2 है या 3 है, तो इक्विटी का टोटल कर लें और असाइनमेंट नंबर 1 लिख लेंगे ये 3 है या 2 है। 7741 813 एक फिगर फाइनल है। नॉन करंट लायबिलिटीज में सही ढूंढ दें अमाउंट। हाँ जी, टेबल आपको हेल्प करेगा, वैसे तो एंट्रीज भी नहीं है। और सॉरी भाई, प्रॉफिट में एंट्री नहीं है, रिटेन अर्निंग में सीधी एंट्री ही है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वैसे नॉन करंट में क्यों लिख रहे हैं हम? अभी 4 साल रहते हैं, 11 के एंड पे, तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस फाइनली? 750। एक मिस्टेक का खतरा है, जाते जाते बता दें कहीं इसका करंट पोर्शन होना चाहिए, टेबल देखें। करंट पोर्शन है इसका, वो नहीं करंट पोर्शन मैं कब कह रहा हूँ, देखा करंट पोर्शन होना चाहिए। नहीं क्यों नहीं होना चाहिए, अगला इंटरेस्ट ये जो अगला इंटरेस्ट है ये वो लीज वाला नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है अगला कुछ भी, ये साथ साथ वो लीज वाला टेबल नहीं है। ये जो अगला इंटरेस्ट है ये तो अगले साल का है, और जो पेमेंट होनी है उस इंटरेस्ट में से अगले साल होगी। ठीक है, तो वो लीज वाले टेबल में यकीनन प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल नेक्स्ट 12 मंथ्स वाला। और बेटा अब्दुल्ला अपना क्वेश्चन नहीं बेटा मेरे भाई बनाना, उसने कहा है कि रिटेन्ड अर्निंग्स में चार्ज हुआ है, तो इसका मतलब जो ओपनिंग है वो अनएडजस्टेड है। प्लीज अपना क्वेश्चन बेटा रहने दे, सही तरह सेंटेंस पढ़े काइंडली, उसने चार्ज कहा हुआ है तो इसका मतलब ओपनिंग अनएडजस्टेड है। होना नहीं चाहिए वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हुआ है, तो ओपनिंग जो फिगर उस दी है वो अनएडजस्टेड है, उसमें एडजस्टमेंट हुई थी, ऐसी एडजस्टमेंट हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। बाला ठीक हो गया जी प्लीज सारा, कोई कंफ्यूजन? चले से बाकी इंशाल्लाह कल सुबह करता, सुबह शाम पढ़ाई शुरू कर दी, अल्लाह ही टाइम करे हमारे पास। कहाँ कर दी है शुरू, अभी कहाँ आखिरी महीना, अभी कहाँ है जी। जज़ाकल्लाह बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर कमिंग, अल्लाह हाफिज़।